हु वॉज सम्राट अशोक? क्या वो एक पैसिफिस्ट शांति प्रिय राजा था या फिर एक ऑप्रेसिव डिक्टेटर था? क्या वो एक आइडियल बुद्धिस्ट था या फिर मॉन्क लाइक किंग था जैसा कि उसको बुद्धिस्ट टेक्स्ट पोर्ट्रे करते हैं, या फिर वो एक ऑप्रेसिव मास मर्डरर जेनोसाइड करवाने वाला राजा था जैसा कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट उसको पोर्ट्रे करते हैं और उसको चंड अशोक के नाम से बुलाते हैं? आज से 20 साल पहले भी जाओ तो अशोक की जो पर्सनैलिटी थी उस पर एक ब्रॉड कंसेंसस था कि वो एक पैसिफिस्ट राजा है। कलिंग वॉर के पहले भले ही उसने वायलेंस का यूज़ किया हो, परंतु कलिंग वॉर के बाद वो एक शांतिप्रिय राजा बन गया। परंतु आज इस अशोक की पर्सनैलिटी पे कई सारे क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं और उसके जो कैरेक्टर है उसको काफ़ी वायलेंट दिखाया जा रहा है। हालांकि दोनों जो पक्ष है अशोक के कैरेक्टर को लेके, यानी कि वे लोग जो अशोक को एक वायलेंट राजा बुलाते हैं, एक मास मर्डरर बुलाते हैं, और वो लोग जो इसको एक पैसिफिस्ट शांतिप्रिय राजा बुलाते हैं, इन दोनों के अपने अपने एविडेंस होते हैं। परंतु दिक्कत ये है कि ये दोनों जो एविडेंस है ये कोई ना कोई टेक्स्ट में से आते हैं। या तो वो टेक्स्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट होता है या फिर वो टेक्स्ट एक ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हो सकता है। अब ये दोनों टाइप के टेक्स्ट कुछ ना कुछ पूर्वाग्रह लेकर चलते हैं अशोक के बारे में। इसलिए दोनों साइड के जो टेक्स्ट है उसमें जो भी कहानियाँ मिलेगी उसमें कुछ ना कुछ पूर्वाग्रह रहेगा। जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है वो अशोक को लेके क्रिटिकल रहेंगे, वहीं पे बौद्धिस्ट टेक्स्ट जो रहेंगे वो अशोक को काफ़ी बड़ा चढ़ा कर बताएंगे। इसलिए आज हम अशोक को एक एनालिटिकल व्यू पॉइंट से देखने की कोशिश करते हैं इस कंट्रोवर्सी को साइड में रखते हुए। और इसके लिए मैंने 4 से 5 ब्रॉड पॉइंट्स निकाले हैं, एनालिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं, जिसके ऊपर हम लोग अशोक की जो पर्सनैलिटी है, जो उसका कैरेक्टर है, उसको बेस करने की कोशिश करेंगे। और ये बेसिकली कंक्लूजन में जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली उसका कैरेक्टर क्या हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अशोक वॉज नॉट ए बुद्धिस्ट किंग, रादर ही वॉज अ किंग हु हैपन टू बी बुद्धिस्ट। यानी कि वो एक राजा पहले था और बाद में एक बुद्धिस्ट था। मतलब कि उसका जो कैरेक्टर है वो एक राजा की तरह पहले है और फिर एक बुद्धिस्ट मॉन्क की तरह है। भले ही उसने धम्म को, जो कि काफ़ी कुछ बुद्धिज़्म से लिया गया था, उसको फैलाने की कोशिश करी, पर उसने स्टेट की परिधि में रहकर ही, यानी कि गवर्नमेंट की परिधि में रहकर ही ये सारे काम करें। उसके जितने भी इंस्क्रिप्शंस है या अभिलेख है उनको यदि आप ठीक से पढ़ो तो उसमें पहली लाइन में जो वो वर्डिंग्स लिखता है वो ये लिखता है कि किंग पियदसी प्रोक्लेम सो, या फिर राजा पियदसी प्रोक्लेम सो, या फिर राजा पियदसी ये कहते हैं। इसमें जो वर्ड्स है, वर्डिंग वो यूज़ करता है राजा पियदसी की, यानी कि राजा पियदसी। यहाँ पे पियदसी का मतलब होता है भगवान का बेलावड, है ना, भगवान का प्रिय व्यक्ति। तो वो राजा को पहले यूज़ करता है और बाद में पियदसी वर्ड को यूज़ करता है। यानी कि वो खुद को संबोधित करते हुए भी पहले राजा लिखता है, बाद में पियदसी लिखवाता है। यानी कि वो खुद को राजा तो समझता ही था। साथ ही साथ यदि उसके इंस्क्रिप्शंस पढ़ोगे तो वो काफ़ी डिक्टेटिव फॉर्म में है कि आपको क्या करना होगा, जनता को क्या करना होगा। तो ये एक राजा का अपनी प्रजा के लिए मैसेजेस थे, उसमें थोड़ा सा रिलीजियस टच था। इसलिए वो राजा पहले है, बाद में एक बुद्धिस्ट या फिर बाद में एक रिलीजियस पर्सन है। सेकंड पॉइंट यदि हम देखें तो अशोक ने कभी भी अपने धम्म को अपने इंस्क्रिप्शंस में डायरेक्टली प्रोपोगेट नहीं करा। इसका मतलब ये है यदि उसके इंस्क्रिप्शंस को आप रीड करोगे तो वहाँ पे बुद्धिज़्म के आइडल्स आपको दिखाई नहीं देंगे। वहाँ पे ऐसी कोई टीचिंग्स दिखाई नहीं देगी जो कि बुद्धिज़्म को प्रमोट कर रही हो। वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि बुद्धिज़्म को आपको अपनाना होगा या फिर आपको रिलीजियसली कन्वर्ट होना पड़ेगा। ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ पे दिखाई नहीं देती। एक जो माइनर रॉक एडिक्ट है फर्स्ट, वहाँ पे थोड़ा बहुत वहाँ पे प्रोपोगेशन का आपको एलिमेंट मिल सकता है, और दूसरा जो मेजर रॉक एडिक्ट 5 है वहाँ पर जहाँ वो धम्म महामात्रा को अपॉइंट करता है और इस धम्म को फैलाने की बात करता है, वहाँ पे इस चीज़ का एलिमेंट दिखेगा। इसके अलावा उसके जितने भी एडिक्ट्स है, जितने भी पिलर एडिक्ट्स है, रॉक एडिक्ट्स है, उसमें कहीं भी धम्म को फैलाने की बात नहीं कही गई। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और ये है कि ये धम्म एक्चुअली में बुद्धिज़्म था या नहीं था, ये डिबेटेड है। हालांकि यदि अशोक के इंस्क्रिप्शन से जाए तो बुद्धिज़्म के बहुत कुछ या फिर जो फिलोसॉफिकल एलिमेंट्स है वो यहाँ पर नहीं दिखते। साथ ही साथ यदि इस धम्म को वो फैलाता है जिसमें बुद्धिज़्म के फिलोसॉफिकल एलिमेंट्स नहीं हैं, तो उसको हम बुद्धिज़्म फैलाना नहीं कह सकते, क्योंकि वो कुछ मॉरल कोड्स को फैलाने की कोशिश कर रहा था, ना कि बुद्धिज़्म को। इसलिए हम लोग ये ज़रूर कह सकते हैं कि अशोक ने डायरेक्टली बुद्धिज़्म को फैलाया नहीं,
पर उसने वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना दिया था जिसमें बुद्धिज़्म फ्लरिश हो पाया। अब यहीं से थर्ड पॉइंट ये निकल के आता है कि जो अशोक का धम्म है वो कोई डायरेक्ट रिकास्ट या फिर डायरेक्ट रेप्लिकेशन ऑफ बुद्धिज़्म नहीं है। इसका मतलब ये कि अशोक ने जो धम्म फैलाने की कोशिश करी उसमें बुद्धिस्ट एलिमेंट थोड़े बहुत दिखते हैं या फिर बुद्धिस्ट का बिहेवियरल पार्ट आपको दिखता है, परंतु उसका फिलोसॉफिकल पार्ट नहीं दिखता। और तो और जो ये अशोक ने धम्म फैलाने की कोशिश करी थी, इसमें जो उसका धम्म है उसमें सिर्फ बुद्धिस्ट एलिमेंट ना होके कुछ ब्राह्मणिकल एलिमेंट और हो सकता है जैन एलिमेंट भी आपको दिखाई देंगे यदि आप ढूंढने की उसमें कोशिश करो तो। ये जो धम्म था ये बेसिकली मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट थे। ये भले ही बुद्धिज़्म से इन्फ्लुएंस थे, परंतु अशोक ने इसमें कुछ प्रैक्टिकल एलिमेंट्स डालने की कोशिश करी थी, इसको एक प्रैक्टिकल टिंज देने की कोशिश करी। इसलिए उसने अपने इंस्क्रिप्शन में ये सब लिखवाया है कि लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सीधे सीधे लोगों से कनेक्ट होकर उनको एक प्रैक्टिकल सेंस दे रहा था कि आप एक्चुअल एक्शंस में क्या क्या बिहेवियर ला सकते हो। साथ ही साथ यदि देखा जाए तो जितने भी बुद्धिज़्म के कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफीज़ हैं या फिर एलिमेंट्स हैं उसको अशोक ने सीधे सीधे इग्नोर किया क्योंकि वो लोगों के समझ से परे थे। इन एलिमेंट्स में आप डायरेक्टली देख सकते हो तो बुद्धिज़्म के 4 आर्य सत्य नहीं आते हैं, बुद्धिज़्म के अष्टांगिका मार्ग नहीं आता, भले ही वो कोड ऑफ कंडक्ट में या फिर एक्शंस में आता हो। बुद्धिज़्म का फिलोसॉफीज़ जैसे उसका प्रत्युत समुद्रपद है वो कहीं भी अशोक के इंस्क्रिप्शन में हमको दिखाई नहीं देता। इसलिए अशोक का जो धम्म था वो भले ही बौद्ध धर्म का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, परंतु वो सीधे सीधे बुद्धिज़्म को प्रमोट नहीं करता। यहीं से चौथा पॉइंट जो हमको निकलता हुआ दिखता है वो है प्रैक्टिकलिटी को लेके, और वो ये है कि अशोक की जो अहिंसा है या फिर अशोक की जो अहिंसावादी नीति है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं हिंसा छुपी हुई है। बात करें यदि एंशिएंट टाइम पीरियड की तो यहाँ पे स्टेट को बिना हिंसा के चलाना मुश्किल था या फिर नामुमकिन था। आज के टाइम पर भी यदि आप देखो तो कुछ ना कुछ पेनेटिव लॉज होते हैं जहाँ पे दंड देना पड़ता है, इसलिए अहिंसा बहुत ज़रूरी हो जाती है। एंशिएंट टाइम पे ये और ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए अशोक का जो धम्म है उसमें अहिंसा को भले ही एक टेनेंट माना गया हो, परंतु उसके लिए एक्सेप्शंस भी थे। जैसा कि उसका पहला ही रॉक एडिक्ट की यदि हम बात करें तो वहाँ पर वो लिखता है कि जानवरों को मारा नहीं जाना चाहिए, उनके खिलाफ उनके अगेंस्ट हिंसा गलत है। परंतु जस्ट सेकंड लाइन में वो लिखता है कि जो राज्य दरबार है, जो राज्य का किचन है, उसमें आज से सिर्फ 2 ही मोर मारे जाएंगे और 1 डियर मारा जाएगा, यानी कि रोज़ के लेवल पे 3 ही जानवरों को मारा जाएगा। तो यहाँ पे वो प्रैक्टिकलिटी हमको दिखाई देती है। वहीं पे एक और रॉक एडिक्ट है, 12th रॉक एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट, जहाँ पे वो संबोधित करता है उन लोगों को जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं या फिर ट्राइबल लोग हैं। ऐसे लोगों के लिए वो दंड नीति का उपयोग करने के लिए बिल्कुल तत्पर है, रेडी है यदि वो लोग ठीक से बिहेव नहीं करते हैं तो यहाँ पर भी वो हिंसा की बात करता है। अब इस बात को एक और तरीके से सोचने की कोशिश करो कि जब वो खुद ही अपने इंस्क्रिप्शंस में, अभिलेखों में, जहाँ पे उसके पास पूरा स्पेस है बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें लिखने का, वहाँ पर भी वो हिंसा के एलिमेंट्स को डाल रहा है, तो एक्चुअल जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो एक्चुअल पॉलिसीज़ होगी, वो थोड़ी हिंसात्मक ज़्यादा होगी। और यहाँ से हमको पता चलता है कि भले ही वो अपने पर्सनल लेवल पे एक बुद्धिस्ट हो, परंतु जब रूल करने की बात आती है, जब वो एक राजा होता है, तो वो एक राजा की तरह ही डील करता है। अब यहाँ पे 5वां पॉइंट जो हमको दिखाई देता है वो ये है कि अशोक वॉज नॉट 100% बुद्धिस्ट, या फिर उसका जो बिलीफ था बुद्धिज़्म में वो 100% नहीं था। वो अपने इंस्क्रिप्शंस में बार बार टॉलरेंस की बात करता है और अलग अलग रिलीजन को इंटरमिंगल होने की बात करता है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करने की बात करता है। यहाँ पर वो अपने इंस्क्रिप्शंस में कहता है कि जो आज के रिलीजन है, अलग अलग रिलीजन्स जो है, जिनको वो पसंद बुलाता है, PASANDA, पसंद बुलाता है, उनको वो कहता है कि ये सभी बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंट हो चुके हैं और नैरो माइंडेड हो चुके हैं। इनके बीच में एक टॉलरेंस होना बहुत ज़रूरी है, और शायद अशोक के लिए टॉलरेंस भी काफ़ी नहीं था। वो जगह जगह पे इन रिलीजियस सेक्ट्स के बीच में, इन अलग अलग रिलीजन्स के बीच में जो वार्तालाप है, जो इंटर रिलीजियस डिबेट्स है, उसको प्रमोट करता दिखाई देता है। अशोक के हिसाब से उस समय के रिलीजन्स ने, उस समय काल के रिलीजन ने परम सत्य या फिर अल्टीमेट ट्रुथ को पता नहीं किया था। उसके हिसाब से
जितने भी रिलीजियस सेक्ट हैं उनमें कहीं भी परम सत्य का एलिमेंट दिखाई नहीं देता। ये शो करता है कि उसका बुद्धिज़्म में जो बिलीव था वो 100% नहीं था और उसके हिसाब से बुद्धिज़्म ने भी परम सत्य को नहीं खोजा था। वो कहता है कि जो ट्रू लर्नड पर्सन होता है वो वह पर्सन होता है जो अलग अलग रिलीजियस सेक्ट्स की या फिर अलग अलग फ़िलोसॉफ़ीज़ है उनके बारे में सुनता है और उनसे कुछ ना कुछ लर्निंग्स लेता है, और ऐसे पर्सन को अशोक बहुसूत कहता है। और यहाँ से हमको पता चलता है कि इवन एट पर्सनल लेवल वो 100% बुद्धिस्ट नहीं था, या फिर उसका जो बिलीफ था वो 100% बुद्धिज़्म में नहीं था। कहीं ना कहीं दूसरे धर्मों का उस पर कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस रहा होगा। छठा जो पॉइंट हमको यहाँ पे दिखाई देता है कि अशोक को कई जगह पर चंड अशोक करके बुलाया गया है, या फिर स्पेसिफिकली कहे तो जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है उसमें चंड अशोक करके बुलाया गया है। अब यहाँ पर ये बात मैं टेक्स्ट की कर रहा हूँ तो ये 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल सत्य कथाएं हैं। जहाँ पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने उसको बिल्कुल एक आइडियल बुद्धिस्ट, एक शांति प्रिय व्यक्ति, एक शांति प्रिय राजा की तरह बताया है, वहीं पे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट उसको चंद अशोक कह के बुलाते हैं। अब ये चंड अशोक उसको ब्राह्मणिकल टेक्स्ट इसलिए बुलाते हैं क्योंकि जिस प्रकार से वो रूल करता था या फिर जिस प्रकार से वो गद्दी पे आया था उसमें काफ़ी ज़्यादा वायलेंस था, और इवन गद्दी पर आने के बाद भी उसने काफ़ी ज़्यादा वायलेंस का सहारा लिया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सडनली कलिंग वॉर के बाद एक आदमी बिल्कुल ही वायलेंस का यूज़ करता हो, स्टेट मशीनरी वायलेंस के थ्रू चलाता हो, उसके बदल जाने से पूरी स्टेट मशीनरी बदल जाए। इसलिए आगे भी ये वायलेंस कंटिन्यू हुई होगी, भले ही यदि हम माने कि अशोक 100% पैसिफिस्ट या फिर शांति प्रिय हो गया हो। हालांकि ये जो चंड अशोक वाली बात है ये हमको ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में देखने को मिलती है, जो कि मोर सो ऑब्वियस होनी चाहिए, परंतु ऐसी बातें चंड अशोक वाले जो एलिमेंट हैं हमको बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी देखने को मिलते हैं। 2nd सेंचुरी BC के ही जो अशोक वादन करके या अशोक वंदना करके टेक्स्ट लिखे गए हैं उसमें भी हमको कुछ ऐसे स्टोरीज़ के बारे में जानने को मिलता है जहाँ से अशोक के वायलेंट बिहेवियर का पता चलता है, और ये वायलेंट बिहेवियर कलिंग वॉर से पहले के नहीं, कलिंग वॉर के बाद के हैं। यहाँ पे ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है हमको इसमें बेसिकली 2 स्टोरी मिलती है। पहली स्टोरी है अशोका की उस वायलेंट बिहेवियर की जो उसने बंगाल वाले इलाके में दिखाई थी। यहाँ पर उसने लगभग 18,000 जैन और आजीविका फॉलोअर्स को बंदी बनाकर उनको मौत के घाट उतारा था। ऐसी ही एक सेकंड स्टोरी हमको मिलती है पाटलिपुत्र के आसपास की, पाटलिपुत्र यानी कि आज का पटना। वहाँ पर जब एक जैन मॉन्क या फिर एक जैन फॉलोअर एक स्केच बनाता हुआ पकड़ा गया था जिसमें उसने बुद्ध को महावीर स्वामी के सामने झुकते हुए बनाया था। इस चीज़ से गुस्सा होकर अशोक ने उस व्यक्ति को बंदी बनवाया, उसकी पूरी फैमिली को बंदी बनवाया और उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। इन जो स्टोरीज़ है इनसे ये पता लगता है कि अशोक का वायलेंट बिहेवियर बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होने के बाद भी नहीं रुका था, और ये स्टोरीज़ कोई ब्राह्मणिकल टेक्स्ट से नहीं ली गई, ये अशोक वंदना करके जो टेक्स्ट है, कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट है, उसमें भी मिलती है। और ऐसी स्टोरीज़ आपको बाद की राइटिंग्स में 16th सेंचुरी की तारानाथ की राइटिंग्स में भी, जो कि अगेन एक बुद्धिस्ट मॉन्क था, उसकी राइटिंग में भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ यदि हम आर्कियोलॉजी की बात करें तो यदि जो कलिंग एडिक्ट्स है जो कि उसने कलिंग वॉर के बाद लिखवाए थे, जो कि एक रिमोर्सफुल एडिक्ट होना चाहिए था, जहाँ पे जो टोन होनी चाहिए थी वो ग्रीफ की होनी चाहिए थी, वो रिपेंटेंस की होनी चाहिए थी, वहाँ पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहाँ पर भी काफ़ी डिक्टेटिव टोन मिलती है। यदि आप इन इंस्क्रिप्शंस को, इन कलिंग एडिक्ट को ठीक से पढ़ें तो यहाँ पर अशोक के जो एक्सप्लिसिट डिक्टेटिव मोड है वो दिखाई देगा, जहाँ पर एरोगेंस दिखाई देगा, जहाँ पर डिक्टेशंस दिखाई देगी, जहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि उन लोगों को ठीक से आचरण करने को बोल रहा है, और इम्प्लिसिटली ये समझ आएगा कि यहाँ पर यदि लोगों ने ठीक से आचरण नहीं करा तो वो दंड नीति का उपयोग कर सकता है। और ये वो जगह है जहाँ पर उसने 1 लाख लोगों को मरवाया था, और यहाँ पर उसको रिमोर्स दिखाना चाहिए था, लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, जहाँ पर वो अपना एरोगेंस दिखाता है। ये जो पर्टिकुलर चीज़ मैंने कही वो डॉक्टर सचिन सान्याल अपनी बुक में बताते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये एरोगेंस है और ना कि रिमोर्स। वो इवन यहाँ तक कहते हैं कि जो अशोक का रूल था, जो अशोक का ऑपरेसिव रूल था, वो ही अशोक के एम्पायर का फॉल का कारण बना, क्योंकि जहाँ कौटिल्य एक मिनिमम गवर्नमेंट की बात करता था, एक बहुत
एफिशिएंट गवर्नमेंट की बात करता था, वहीं पे अशोक ने लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करना चालू कर दिया और अपना गवर्नमेंट का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। उसने कई सारे धम्म महामात्रस को यानी ऑफिशियल्स को अपॉइंट करा जो कि धम्म को फैलाने में लगे हुए थे, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ, जिसके कारण लोग नाखुश हुए क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ पे डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट था। और इससे मौर्यन की इकोनॉमी, मौर्यन स्टेट का फाइनेंसेस बिगड़े और इवेंचुअली मौर्यन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ। इसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो कि यदि आज दिवाली क्रैकर्स को बैन कर दिया जाए टोटली, तो कितना बड़ा रिएक्शन सोसाइटी से आपको देखने को मिलेगा। कुछ उसी प्रकार जो लोगों की रिलीजियस पर्सनल लाइफ थी उसमें अशोक डायरेक्टली इन्फ्रिंज करने की कोशिश कर रहा था। अब फाइनली हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन पॉइंट से हमको कंक्लूजन क्या मिलता है। तो बेसिकली कंक्लूजन ये है कि अशोक वॉज ए पर्सन इन हिमसेल्फ। अशोक कोई भगवान नहीं था, अशोक कोई दूसरे एरिया से या फिर दूसरे प्लैनेट से नहीं आया था, वो भी एक आदमी ही था। उसकी अपनी लिमिटेशंस होती है, उसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो खुद के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे कि एक नॉर्मल आदमी का बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, वैसे ही उसके पीछे भी काफ़ी सारे फैक्टर्स थे। अशोक खुद में ही एक एरोगेंट पर्सनैलिटी था। उसने बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन पे ध्यान दिया। उसने अपने ऑफिसर्स को, अपने मंत्रियों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखा, उनसे लॉयल्टी प्राप्त करने की कोशिश करी, उनसे एक डिवाइन लॉयल्टी प्राप्त करने की कोशिश करी और लोगों से भी कुछ ऐसे ही डिमांड रखी। और यदि देखा जाए तो उसका टाइम पीरियड भी एंशिएंट टाइम पीरियड है जहाँ पे ये सब चीज़ें मामूली थी, ये सब चीज़ें कॉमन थी। जो राजा था वो डिवाइन राइट्स को प्रोक्लेम करता था, अपने मंत्रियों से, अपने लोगों से लेजिटिमेसी प्राप्त करने की कोशिश करता था। वो काफ़ी ऑप्रेसिव हुआ करता था, दंड का या फिर जो वायलेंस होता है उसका उपयोग करता था। एक आर्मी, एक पुलिस सिस्टम हुआ करता था जो कि ऑपरेशन से रूल एस्टैब्लिश करते थे। और यहाँ पे रूल्स ना होते हुए अशोक ने अपने धम्म को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी। अशोक को हमको आज के वैल्यू सिस्टम के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, हमको उसको आज की सोशल रियलिटीज़ के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, उस चश्मे से नहीं देखना चाहिए जो आज हमने पहन के रखा है। हमको उसको उस एंशिएंट टाइम की सोशल रियलिटीज़, उस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से देखना चाहिए जो कि उसके टाइम पर थी। और उस टाइम पीरियड के हिसाब से जो उसने करा वो एग्जाम्पलरी था। उसने जो टॉलरेंट बिहेवियर उस समय एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाने की कोशिश करी, खुद के बिहेवियर के अंदर लाने की कोशिश करी, वो उस टाइम के लिए विलक्षण था। और यदि इसको कंपेयर करें मीडिएवल टाइम से तो हमको एक ही ऐसा राजा दिखाई देता है जो कि है अकबर। और अकबर के भी जो बिहेवियर था उसमें काफ़ी ज़्यादा वायलेंस था, क्योंकि वायलेंस उस समय की, उस मीडिएवल एंशिएंट टाइम की एक रियलिटी थी, उस समय की एक रिक्वायरमेंट थी। अशोक वो राजा था जिसने अपने मॉरल वैल्यू सिस्टम को लोगों पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। इसलिए एट लास्ट हम उसको बेसिकली एक फ़िलोसोफर किंग कह सकते हैं, नॉट ए बुद्धिस्ट। एंड हम उसके धम्म को एक मॉरल कोड कह सकते हैं एंड नॉट अ रिलीजन।